आपका एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे थे। प्रादेशिक भूगोल में दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में जो कृषि है, कृषि का उत्पादन किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी फसलें पैदा की जाती है, कृषि की दृष्टि से संपन्न देश है या नहीं है, इसके बारे में अपन दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन सी फसलें पैदा की जाती है, इसके बारे में आज का नया टॉपिक है। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं और आपको ऑनलाइन क्लास है ये समझ में आ रही होगी। आप खूब मन लगा के पढ़ाई करें। दक्षिण अफ्रीका में कृषि और कृषि में धान्य फसल। दक्षिण अफ्रीका में कृषि कहाँ होती है, किस प्रकार की कृषि होती है, आज का टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन सी फसलें पैदा की जाती है। तो दक्षिण अफ्रीका में कृषि कार्य करने के लिए अनेक प्रकार की अनुकूल और प्रतिकूल दशाएं पाई जाती है। कुछ जगह पर अनुकूल कंडीशन पाई जाती है और कुछ जगह पर प्रतिकूल कंडीशन पाई जाती है। तो दक्षिण अफ्रीका मुख्य रूप से क्या है कि कृषि कार्य के लिए यहाँ अनेक प्रकार की प्रतिकूल दशाएं होते हुए भी वर्तमान शताब्दी में यह यहाँ कृषि में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, अनेक प्रकार की प्रगति हुई है। यहाँ प्रचलित जीवन निर्वाह कृषि, यहाँ पहले कौन सी प्रचलित थी, जीवन निर्वाह कृषि, सिर्फ खुद के भरण पोषण तक ही कृषि की जाती थी। इसका स्वरूप बदल गया। अब प्राचीन काल में या प्राचीन जीवन में जो जीवन निर्वाह कृषि पाई जाती थी, वहां पहले प्रचलित जीवन निर्वाह कृषि में परिवर्तन लाकर अब व्यापारिक कृषि, अब वहां क्या 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 की जाने लगी है, व्यापारिक कृषि होने लगी है। अब लोग व्यापारिक कृषि की ओर ध्यान देने लगे हैं। पहले वहां पर क्या थी, प्रारंभिक काल में या प्राचीन काल में जीवन निर्वाह मूलक थी और अब कृषि में परिवर्तन हो गया है और अब वहां पर व्यापारिक कृषि प्रारंभ हो गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कृषि उपजों की मांग में तीव्र गति से परिवर्तन आया और वहां मांग बढ़ गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कृषि उपजों की मांग में वृद्धि, कृषि में यांत्रिकरण आरंभ हो गया। यहाँ हाई वेल्ड, ये वाला जो क्षेत्र है ये हाई वेल्ड है, कृषि के लिए काफी उपयोगी क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है। तो यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही के बाद समाप्त हो गया था, समाप्त होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कृषि उपजों की मांग में वृद्धि हुई और कृषि में यांत्रिकरण प्रारंभ हुआ। हाई वेल्ड के विस्तृत समतल भूभाग, ये आपको दिख रहा होगा, हाई वेल्ड है। फ्री स्टेट वाला भाग में आगे वाला जो पूर्वी भाग है इसको कहा जाता है हाई वेल्ड। हाई वेल्ड का जो समतल भाग है, विस्तृत समतल भाग में मशीनों का कृषि में उपयोग तेजी से बढ़ा। मशीनों का उपयोग है वो कृषि कार्य में तेजी से बढ़ गया, जिसके कारण से यहाँ कृषि क्षेत्र का विस्तार हो गया। कृषि में जो काम आने वाले उपकरण हैं उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो गई। दक्षिण अफ्रीका में 1937 तक, दक्षिण अफ्रीका में 1937 तक केवल 6019 ट्रैक्टर ही काम में ले लेते थे। इसके बाद में क्या हुआ कि 1953 में बढ़कर ये आपके 74,610 74,610 हो गए। ट्रैक्टरों की संख्या में वृद्धि होगी कि 1953 में 74,610 ट्रैक्टर, इनकी संख्या में वृद्धि हो गई। तो क्या हुआ कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो कृषि की मांग में, कृषि उपजों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई, यांत्रिकरण प्रारंभ हुआ। हाई वेल्ड क्षेत्र है, ये हाई वेल्ड क्षेत्र है। इस हाई वेल्ड क्षेत्र में समतल भूभाग पर मशीनों के द्वारा कृषि का उपयोग होने लगा। दक्षिण अफ्रीका में
1937 तक 6019 फैक्ट्री थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1953 में ये 74,010 हो गई। पशुपालन के साथ साथ में इस क्षेत्र में क्या है, कृषि के साथ साथ में पशुपालन है, और पशुपालन के साथ साथ में जो कृषि फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, इनका उगाना भी प्रारंभ हो गया। पशुपालन तो था ही था, यहां पर क्या था, पशुपालन के साथ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन भी प्रारंभ हो गया। पहले क्या है, सिर्फ पशुपालन तथा पशुपालन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जैसे इनकी मांग बढ़ गई, यांत्रिकरण हो गया, तो हाईवेल्ड क्षेत्र में जैसे ही समतल भूभाग है, विस्तृत भूभाग है, मशीनों से कृषि कार्य प्रारंभ हो गया। तो पशुपालन के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि अनेक प्रकार के लोग चारे की फसलों के साथ साथ में खाद्यान्न फसलों का उगाना भी प्रारंभ कर दिया। पशुओं के लिए चारे की फसलों के साथ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन भी प्रारंभ हो गया, उगाना प्रारंभ कर दिया। इससे यहाँ क्या हुआ, मिश्रित कृषि का विकास हुआ, जिसमें मिक्स फार्मिंग, जिसमें पशुपालन और कृषि दोनों कार्य साथ किया जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, मिक्स फार्मिंग, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि है, इसका उत्पादन मिक्स्ड फार्मिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसमें क्या हुआ कि चारे के साथ साथ में मिश्रित खेती क्या की जाती है, कैसे कहा जाता है, शॉर्ट नोट प्रश्न आ सकता है। मिश्रित कृषि, तो मिश्रित कृषि में है पशुपालन के साथ साथ में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन भी होना। जिसमें क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में पहले पशुपालन किया जाता था, चारे का उत्पादन किया जाता था, और चारे के साथ में क्या हो गया कि विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न फसलों का उत्पादन भी प्रारंभ हो गया। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन प्रारंभ होने से यहाँ मिश्रित कृषि का विकास हुआ, और यहाँ पर चारे के साथ साथ में खाद्यान्न फसलों के ऊपर भी ध्यान दे दिया। इसके साथ ही अनुकूल जलवायु दशा और सिंचाई की सुविधा द्वारा यहाँ फलों का उत्पादन भी बढ़ा। क्या हुआ, अनुकूल जलवायु और सिंचाई की सहायता से फलों की कृषि भी क्षेत्र में प्रारंभ की गई। तो खाद्यान्न के साथ साथ में खाद्यान्न फसलें हुई, और जहां अनुकूल दशाएं थी वहां क्या है, आपके विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन, सिंचाई जहां सुविधा मिल गई, वहां पर क्या हुआ कि अनुकूल दशाओं और सिंचाई की सुविधाओं द्वारा फलों का उत्पादन बढ़ा। जो लो वेल्ड क्षेत्र है उसमें व्यापक स्तर पर, ये आगे वाला भाग है, ये देखो, ये बेल्ट है आपकी, ये लो वेल्ड है, ये जो बेल्ट आपकी है ये लो वेल्ड की है, ये हाई वेल्ड है आपका फ्री स्टेट वाला। इसमें नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस गेटिंग राज्य है नेटाल का, और क्वालोजुला नेटाल वाला भाग है। ये जो भाग बीच वाला जो भाग है इसको कहते हैं लो वेल्ड। इस लो वेल्ड में क्या है कि जहां सिंचाई दशा मिल गई तो साग सब्जी है उनका उत्पादन प्रारंभ हो गया, और उष्णकटिबंधीय फलों का उत्पादन भी वृद्धि हुई। लो वेल्ड में साग सब्जी और उष्णकटिबंधीय फल, इनका उत्पादन प्रारंभ है। कहां पर, लो वेल्ड क्षेत्र में। यहाँ अनुकूल दशाएं थी और सिंचाई की सुविधा होने के कारण से जो जहां सिंचाई की सुविधा थी, अनुकूल दशाएं थी, उन क्षेत्रों में फलों का उत्पादन बढ़ गया। लो वेल्ड व्यापक स्तर पर क्या है, साग सब्जी का और उष्णकटिबंधीय फलों का उत्पादन में वृद्धि हुई। साग सब्जी और फलों के उत्पादन में वृद्धि हुई।
इसके बाद में क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका है में कृषि फार्म है, उनकी आकार में बड़े नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में क्या है, कृषि फार्म है, वो आकार में बड़े नहीं है। बड़े फार्म क्या है, सिर्फ ये जो कारू क्षेत्र है, कारू वाला है, शुष्क जो क्षेत्र है, इस ओर तो इनका आकार बड़ा है, इस ओर जो यूरोपीय लोगों के पास है इनका आकार है ये छोटे आकार में। जो कारू क्षेत्र है, जो शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश पाए जाते हैं, वहां बड़े कृषि फार्म है। इस क्षेत्र में बड़े, ये वाला जो क्षेत्र है कारू क्षेत्र वाला, इस क्षेत्र में बड़े हैं, यहाँ तो बड़े हैं। और आगे वाले भाग है, इसमें जो पूर्वी भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग है, यहाँ फार्म हाउस है, उनका आकार है ये छोटा है। दक्षिण अफ्रीका में कृषि फार्म अधिक बड़े नहीं है। बड़े कृषि फार्म है वो कारू प्रदेश में, जो अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के सभी भागों में स्थित यूरोपियन जो कृषि फार्म है, वहां गहन कृषि है की जाती है और नवीन प्रवृत्ति की कृषि का विकास हुआ है। जो दक्षिण अफ्रीका के सभी भागों में स्थित जो यूरोपियन लोगों के पास है, यूरोपियन लोगों के पास जो कृषि फार्म है, वहां आधुनिक तरीके से नवीन सुविधा युक्त कृषि का विकास हुआ है। नवीन, यहां पर क्या की जाती है, गहन कृषि की जाती है, नवीन आधुनिक यांत्रिक कृषि की जाती है। यांत्रिकरण हुआ है, यांत्रिक कृषि है, नवीन कृषि है, इसका विकास हुआ है। तो जो दक्षिण अफ्रीका के सभी भागों में स्थित यूरोपीय कृषि फार्मों में गहन कृषि की जाती है और कृषि में नवीन प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। कृषि में नवीन प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। अब बात करें अपन दक्षिण अफ्रीका में धान्य फसलें, तो धान्य फसलों में मुख्य रूप से है मक्का और गेहूं। दक्षिण अफ्रीका में पैदा होने वाली धान्य फसलों में मक्का, गेहूं, जई, जौ, राई, इसमें जई, जौ, राई। धान्य फसलों में मक्का है, गेहूं है, जौ, जई और राई, ये मुख्य रूप से यहाँ धान्य फसलें हैं दक्षिण अफ्रीका में। इनमें से जो मक्का और गेहूं है ये महत्वपूर्ण फसलें हैं। पहली फसल इसमें है मक्का, इंपॉर्टेंट फसल है, खाद्यान्न फसल है। धान्य फसलों में मक्का सर्वाधिक बहुउपयोगी कृषि उत्पाद है। मक्का है वो धान्य फसलों में सबसे अधिक बहुउपयोगी कृषि उत्पादन है। मूल रूप से यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। मूल रूप से क्या है, ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। जो मक्का है ये मुख्य रूप से क्या है, उष्णकटिबंधीय पौधा है। अतः इसके लिए बोते समय और काटते समय दोनों समय क्या है, उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। एक तो क्या है, उच्च तापमान तथा अधिक आर्द्रता। मक्का एक क्या है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, जिसको क्या है कि मूल रूप से क्या है, उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए बोते समय और काटते समय उच्च तापमान तथा अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। दक्षिण अफ्रीका में इसका उत्पादन सर्वप्रथम 1658 में प्रारंभ हुआ। मक्का का उत्पादन है ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले 1658 में इसका उत्पादन कार्य है। ये प्रारंभ हुआ जब गोल्ड पोस्ट से इसके बीज लाकर, गोल्ड पोस्ट से मक्का के बीज के प्रांत लाए गए, इस क्षेत्र में लिया गया सबसे पहले। और यहाँ पर जलवायु किस प्रकार की है, भूमध्यसागरीय, उष्णकटिबंधीय नहीं। तो
सबसे पहले मक्का का उत्पादन है ये दक्षिण अफ्रीका में 1698 में शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया। और यहाँ जब गोल्ड कोस्ट से मक्का के बीज कहाँ लाए? केप प्रांत में लाए। और यहाँ केप प्रांत में सबसे पहले आपका उत्पादन कार्य ये प्रारंभ कर दिया। केप प्रांत में लाकर गोल्ड कोस्ट से जो बीज का लाकर और केप प्रांत में बीज बो दिए। दक्षिणी पश्चिमी केप में अनुकूल जलवायु के अभाव में मक्का का उत्पादन सफल नहीं हुआ। ये दक्षिण पश्चिम केप है, यहाँ लाके छोड़ दिया। और यहाँ पर क्या है? जलवायु अनुकूल नहीं थी। दक्षिणी पश्चिमी केप में अनुकूल जलवायु नहीं होने के कारण यहाँ उत्पादन सफल नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर आपको समझाया था जलवायु वाले टॉपिक, उसमें बताया था यहाँ जलवायु भूमध्य सागरीय, बरसात होती है वो सर्दियों में होती है। जबकि क्या है, मक्का एक क्या होता है आपको उष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसको हर समय आपके क्या है आर्द्रता की और तापमान की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अतः गोल्ड कोस्ट से लाया गया जो बीज है जो केप प्रांत में प्रारंभ किया गया, तो यहाँ दक्षिणी पश्चिमी जो केप है उसमें अनुकूल दशा के अभाव में मक्का का उत्पादन सफल नहीं हुआ। अब यूरोपवासी लोगों द्वारा ग्रीष्म काल में यहाँ जहाँ मुख्य रूप से क्या दक्षिण अफ्रीका में जो बरसात होती है उसकी अधिकांश मात्रा होती है वो ग्रीष्म काल में होती है। तो जब यूरोपीय लोगों ने ग्रीष्म ऋतु में वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ मक्का का उत्पादन हो सकता था वहाँ उन्होंने बीज बो दिए। तो यूरोपीय लोगों ने ग्रीष्म ऋतु में वर्षा वाले क्षेत्रों में वहाँ मक्का के बीजों का उत्पादन प्रारंभ किया गया और मक्का से क्या है उत्पादन में तेजी से बढ़ने लगी। तो यूरोपीय लोग हैं ग्रीष्म ऋतु वाले क्षेत्रों में बसने लगे और वहां पर क्या क्या है उन्होंने कि जहाँ ग्रीष्म ऋतु में बरसात होती है, जब यूरोपीय लोग हैं वो ग्रीष्म ऋतु में जहाँ वर्षा होती है उस क्षेत्र में जाके बस गए, तो वहां पर उन्होंने क्या किया मक्का का उत्पादन प्रारंभ किया और वहां तेजी से क्या है मक्का का उत्पादन बढ़ा। तेज गति के साथ में मक्का का उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई। दक्षिण अफ्रीका में मक्का की जो पेटी है कृषि है ये त्रिभुजाकार रूप में मानी जाती है, त्रिभुजाकार रूप में पाई जाती है। ये देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से, जो आपका साउथ वेस्ट प्रोविंस, मपुलंगा और फ्री स्टेट इन तीनों राज्यों में ट्रायंगल रूप में है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो कृषि है ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में मानी जाती है या पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में जो मक्का की कृषि है ये मुख्य रूप से इस त्रिभुजाकार क्षेत्र में पाई जाती है, त्रिभुजाकार क्षेत्र में स्थित है या की जाती है। इसका शीर्ष भाग है ये मैकफिक, मिडलबर्ग और ब्लू 14 मैकवर्ड और आपका जो शीर्ष भाग है मैकफिक और मिडलबर्ग और ब्लू 14 ये तीन स्थान है त्रिभुजाकार रूप में है शीर्ष के रूप में। यहाँ नगर है जो ये तीन नगर आपको बताए मैंने, जिनका शीर्ष बिंदु है वो मैकफिक, मिडलबर्ग और तीसरा आपका है ब्लू 14। ये तीन स्थान हैं, ये नगर हैं। इनमें क्या है आपके जो त्रिभुजाकार रूप में जो कृषि की जाती है, जो मक्का का उत्पादन होता है वो दक्षिण अफ्रीका में है, वो त्रिभुजाकार रूप में होता है। तो इसके तीन स्टेट है आपकी, ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, मपुलंगा
और फ्री स्टेट, इन तीनों राज्यों के बीच में इस क्षेत्र में है मक्का का उत्पादन खूब अधिक मात्रा में होता है। त्रिभुजाकार पेटी के रूप में पाया जाता है, जिसके शीर्ष पर 3 बिंदु है, 3 नगर है, मेकफिक, मिडलबर्ग और ब्लूमफोर्टिन नगर हैं। ये त्रिभुजाकार रूप में यहाँ मक्का की खेती है उसको त्रिभुजाकार रूप में प्रदान करती है। 3 नगर है शीर्ष पे। इस पेटी में जो पास में देखो इसमें क्या है, लिथोन और स्वाजीलैंड, इसके जो तटवर्ती क्षेत्र है यहाँ पर इस क्षेत्र में भी क्या है मक्का का उत्पादन है ये होता है। तो इसके जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इस त्रिभुजाकार क्षेत्र के जो समीपवर्ती क्षेत्र है जिसमें लिथोसो और स्वाजीलैंड, ये स्वाजीलैंड, इसके जो समीपवर्ती भाग है उसमें भी मक्का का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में जो मक्का है उसको मिलीज, मक्का को क्या कहते हैं, मिलीज, मक्का को मिलीज कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में मक्का को मिलीज कहते हैं, मिलीज कहते हैं। मक्का की पेटी में मुख्य रूप से प्रेरी प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है। मक्का की पेटी में प्रेरी प्रकार की मिट्टी, इस बेल्ट में प्रेरी प्रकार जो बेल्ट है घास के मैदान है, इसलिए यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है मक्का की बेल्ट में, मक्का की पेटी में, वो प्रेरी प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है। मक्का अफ्रीकन समुदाय का भोजन है। इसका प्रयोग पशुओं को खिलाने के लिए खाद्यान्न फसलों के रूप में मानव द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। मक्का का अफ्रीकन समुदाय का मुख्य भोजन है। मक्का है अफ्रीकन समुदाय का मुख्य भोजन है। इसका प्रयोग पशुओं को खिलाने के लिए भी किया जाता है, थोड़ी मात्रा में इसका निर्यात भी किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन है ये मुख्य रूप से यहाँ 4 क्षेत्र है, वहां मुख्य रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। तो मुख्य रूप से क्या है, बेथल जिला है, तो मुख्य रूप से बेथल जिला, फ्री स्टेट, मुख्य रूप से क्या है, बेथल जिला है, फ्री स्टेट है, लिस्टेनबर्ग है, लिस्टेनबर्ग क्षेत्र में, ये लिस्टेनबर्ग क्षेत्र यहाँ है, इस क्षेत्र में लिस्टेनबर्ग है, फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट वाला क्षेत्र आ गया, बेथल जिला, और जो कैलेडोन नदी का क्षेत्र है, कैलेडोन क्षेत्र, कैलेडोन क्षेत्र कौन सा है, ये नदी है, ये ऑरेंज नदी है, उसके साइड नदी है कैलेडोन नदी क्षेत्र। तो यहाँ मुख्य रूप से जो मक्का का उत्पादन है ये 4 क्षेत्रों में फैला हुआ है। 4 क्षेत्रों में मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। बेथल जिला है, बेथल जिले में ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज फ्री स्टेट, ये ऑरेंज फ्री स्टेट वाला क्षेत्र है। मपुलंगा क्षेत्र में आपका क्या है कि लिस्टेनबर्ग, लिटरवाल क्षेत्र में लिस्टेनबर्ग है, लिस्टेनबर्ग क्षेत्र में की जाती है। और आपका चौथा क्षेत्र है वो है कैलेडोन नदी का क्षेत्र। कैलेडोन नदी है, ये ऑरेंज नदी की साइड नदी है कैलेडोन नदी, ये कैलेडोन नदी है। इस कैलेडोन नदी क्षेत्र में मुख्य रूप से मक्का का उत्पादन किया जाता है। वर्ष 2008 में उत्पादन है ये 2008, वर्ष 2008 में जो मक्का का उत्पादन हुआ है वो 20.9 मिलियन है, इसका उत्पादन हुआ है मक्का का उत्पादन है वर्ष 2008 में, ये मक्का का उत्पादन है 20.9 मेट्रिक टन हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है
गेहूं क्या है? गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 10 डिग्री से 20 डिग्री तापमान, इसके लिए 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, 25 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो गेहूं क्या है? एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, 25 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। यूरोप वासियों के आगमन से पूर्व, यूरोपियों के आगमन के साथ ही क्या हुआ? दक्षिणी पश्चिमी केप में स्थानीय कम जनसंख्या की खाद्यान्न पूर्ति के लिए गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। यूरोपवासी जैसे आए तो सबसे पहले यहाँ आए दक्षिण पश्चिमी केप। तो जैसे ही क्या है कि यूरोपवासियों के आगमन पर सबसे पहले जनसंख्या कम थी और ये आए तो दक्षिणी पश्चिमी केप, दक्षिणी पश्चिमी केप। कौन सा स्थान है? ये स्थान है, ये अनुकूल था उनके लिए, दक्षिणी पश्चिमी केप है। तो यूरोप वासियों के आगमन के साथ ही, यूरोप वासियों के आगमन के साथ ही दक्षिणी पश्चिमी केप में स्थानीय कम जनसंख्या की खाद्यान्न पूर्ति के लिए गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। इस दक्षिण पश्चिमी केप में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुई? इस क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी केप प्रारंभ, क्योंकि यूरोपीय लोग जैसे आए तो स्थानीय कम जनसंख्या की खाद्यान्न की पूर्ति के लिए दक्षिणी पश्चिमी केप में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। लेकिन क्या है कि दो घटना घटी। एक तो किम्बरले, क्या निकला? हीरा। लेकिन किम्बरले बीच में से सामने यहाँ किम्बरले है, एक विट वाटरलैंड, सोने की खान, विट वाटरलैंड। लेकिन क्या हुआ कि किम्बरले की हीरे की खान, किम्बरले की हीरे की खान और विट वाटरलैंड में सोने की खानों के उत्खनन के साथ ही जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। दो स्थान है आपके, किम्बरले में सोने की खान है और विट वाटरलैंड में, किम्बरले में आपकी हीरे की खान है और विट वाटरलैंड में सोने की खान है। लेकिन किम्बरले में हीरे की खान और विट वाटरलैंड में सोने की खानों में उत्खनन के साथ ही जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। इन दोनों में जैसे उत्खनन कार्य हुआ, उत्खनन से जनसंख्या में वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि हुई तो वहां पर क्या है, गेहूं की घरेलू मांग बढ़ गई। दोनों स्थान पर किम्बरले में हीरे की खान और विट वाटरलैंड में सोने की उत्खनन कार्य जैसे ही प्रारंभ हो गया, जनसंख्या में वृद्धि होने लगी और जनसंख्या में वृद्धि होने लगी तो घरेलू मांग है, ये मांग बढ़ गई। गेहूं के लिए घरेलू मांग बढ़ गई, भाई गेहूं का उत्पादन किया जाए। इसलिए जहां जैसे ही इन खानों में, किम्बरले में और विट वाटरलैंड में सोने की खान है, इसमें और किम्बरले में हीरे की खान है, इसमें उत्खनन कार्य के साथ ही जनसंख्या वृद्धि होने लगी और गेहूं की घरेलू मांग बढ़ गई। इसकी आपूर्ति के लिए
दक्षिणी पश्चिमी केप के साथ साथ, दक्षिणी पश्चिमी केप तो है, इसके साथ साथ में ट्रांसवाल और फ्री स्टेट, यहां पर भी गेहूं का उत्पादन कार्य है, इसका विस्तार होने लगा। जैसे ही मान लो घरेलू मांग में बढ़ती होने लगी, इसके साथ ही क्या है, दक्षिणी पश्चिमी केप, दक्षिणी पश्चिमी केप, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट, दक्षिण पश्चिम के ट्रांसवाल वाला क्षेत्र और ऑरेंज फ्री स्टेट, इन राज्यों में भी जो गेहूं के उत्पादन में क्षेत्रों का विस्तार होने लगा। दक्षिण अफ्रीका की भौगोलिक दशाएं गेहूं के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ उत्तरी अमेरिका और अर्जेंटीना के जो गेहूं के मैदान हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी प्रदेश और दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना है उसमें उसके समान क्या है, चौरस से आपके क्या है, मैदान नहीं है गेहूं के लिए, और समान धरातल नहीं है, समान वर्षा वाला क्षेत्र भी नहीं है। तो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी प्रदेश और अर्जेंटीना के जो गेहूं के मैदान है उसके समान दक्षिण अफ्रीका में क्या है, न तो क्या है कि समतल धरातल है और नहीं क्या है, समतल और चौरस धरातल है, नहीं समान वर्षा वाले मैदानी भाग है। इसलिए जो यहाँ का भौतिक भाग है, जो यहाँ का भौतिक दशाएं हैं, वो गेहूं के अनुकूल नहीं है। जबकि उत्तरी अमेरिका का जो प्रेरी प्रदेश है और दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना है, यहाँ चौरस घास के मैदान है, आपके पूरे क्षेत्र समतल है और समान वर्षा होती है। इसका उल्टा है आपके दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका के प्रेरी प्रदेश और अर्जेंटीना के समान क्या है, चौरस धरातल भी नहीं है और समान वर्षा वाले क्षेत्र मैदान भी नहीं है। यहाँ गेहूं का उत्पादन है वो महत्वपूर्ण रूप से क्या है, आपका दक्षिणी पश्चिमी केप है, ट्रांसवाल, बुशवेल्ड, और ऑरेंज फ्री स्टेट, यहाँ के क्या है मुख्य जो गेहूं उत्पादक आपके गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। तो मुख्य रूप से क्या है, दक्षिण अफ्रीका के जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र है उसमें दक्षिणी पश्चिमी केप, ट्रांसवाल, बुशवेल्ड जहाँ सिंचाई होती है और जो घाटियां हैं उनमें, और पूर्वी आपका क्या है, पूर्वी फ्री स्टेट, ये पूर्वी फ्री स्टेट है आपका, ट्रांसवाल वाला क्षेत्र है और दक्षिणी पश्चिमी केप। यहाँ का गेहूं उत्पादन के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो है दक्षिणी पश्चिमी केप, दूसरा का क्षेत्र है मुख्य रूप से यहाँ पर ट्रांसवाल, उसमें बुशवेल्ड वाला क्षेत्र और सिंचाई वाला क्षेत्र। तीसरा इसमें है पूर्वी फ्री स्टेट। ये तीन क्षेत्र हैं यहाँ गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ गेहूं के जो महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है उसमें दक्षिणी पश्चिमी केप, ट्रांसवाल, बुशवेल्ड की जो सिंचित और घाटी क्षेत्र, यहाँ सिंचाई वाला क्षेत्र और दूसरा घाटी क्षेत्र, घाटियाँ जहाँ गेहूं का उत्पादन होता है, ये वाला क्षेत्र आगे वाला क्षेत्र है, और पूर्वी फ्री स्टेट मुख्य रूप से यहाँ पर गेहूं के उत्पादन क्षेत्र है। इसमें पहला देखो दक्षिणी पश्चिमी केप। दक्षिणी पश्चिमी केप में गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से उन भागों में होता है जहां धरातल एवं तापमान पश्चिमी दक्षिणी निम्न प्रदेशों और घाटियों में अनुकूल है। तो दक्षिणी पश्चिमी जो केप प्रांत है उसमें गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में होता है जहां आपका धरातल क्या है, या तो विस्तृत रूप से समतल है
या असमतल धरातल और विस्तृत रूप से जिसका प्रसार हुआ है, जहां समतल असमतल धरातल का विस्तृत प्रसार हुआ है। मिट्टी जहां गहरी है और फल उत्पादन के लिए सिंचाई की सुविधा नहीं है, फल उत्पादन के लिए जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, के प्रांत वाले क्षेत्र में क्या है कि गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जहां समतल धरातल विस्तृत है, प्रसार है, मिट्टी जो गहरी है, मिट्टी की गहराई अधिक है, फल उत्पादन के लिए सिंचाई की सुविधा नहीं है। यहाँ धरातल व तापमान दक्षिणी पश्चिमी निम्न प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी निम्न प्रदेश और नदी घाटियों में अनुकूल है। इसमें भी दक्षिण पश्चिमी प्रांत में भी क्या है, आपके दो क्षेत्र हैं, एक तो दक्षिणी पश्चिमी निम्न क्षेत्र और दूसरा घाटियां, घाटी वाले क्षेत्र, जहां तापमान टेम्परेचर गेहूं के अनुकूल है। उन क्षेत्रों में क्या है कि गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो दक्षिण पश्चिमी केप में गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में होता है जहां समतल और असमतल धरातल का विस्तृत प्रसार हुआ है, मिट्टी गहरी है और फल उत्पादन के लिए जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां धरातल क्या है और तापमान मुख्य रूप से क्या है आपका दक्षिणी पश्चिमी निम्न प्रदेशों में और नदी घाटियों में इसके लिए अनुकूल है। गेहूं के लिए नदी घाटी, नदी घाटियां और निम्न प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी निम्न प्रदेश और नदी घाटियों इसके लिए अनुकूल है। पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा गेहूं उगते समय होती है। ये पश्चिमी क्षेत्र है, इस पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, गेहूं उगते समय होती है। इस क्षेत्र में जो स्वाट लैंड जलवायु की दृष्टि से सर्वोत्तम गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। स्वाट लैंड ये क्षेत्र है, ये गेहूं के लिए काफी अधिक उत्पादन के लिए अनुकूल है। स्वाट लैंड, इस क्षेत्र में जो स्वाट लैंड है, ये स्वाट लैंड क्षेत्र है, ये गेहूं के लिए काफी अधिक उपजाऊ भूमि है यहाँ पर, और जलवायु भी यहाँ के अनुकूल है, सर्वोत्तम है, गेहूं के लिए अनुकूल है। इस क्षेत्र में जो ये स्वाट लैंड है, स्वाट लैंड ये जलवायु की दृष्टि से सर्वोत्तम गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। तो दक्षिण केप में क्या है, मुख्य रूप से दक्षिण केप और दक्षिण केप में जहां भूमि आपकी क्या है गेहूं के लिए उत्पादन का मुख्य भाग उन क्षेत्रों में है जहां समतल धरातल विस्तृत रूप में फैला है, मिट्टी भी गहरी है और जहां फलों के लिए तो सिंचाई की सुविधा नहीं होती है, उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यह धरातल जहां धरातल और तापमान है, ये दक्षिणी और पश्चिमी निम्न भाग, दक्षिण पश्चिमी निम्न भाग और नदी घाटी क्षेत्र हैं, वो इसके लिए क्या है अनुकूल है। पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा गेहूं के उगते समय क्या है बरसात होती है। इस क्षेत्र में क्या है, पश्चिम में गेहूं उगते समय बरसात होती है, इस समय सर्दियों में बरसात होती है यहाँ पर। इस क्षेत्र में जो स्वाट लैंड क्षेत्र है, जलवायु की दृष्टि से सर्वोत्तम गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा क्या है आपका पूर्वी फ्री स्टेट। पूर्वी फ्री स्टेट में गेहूं कैलिडोन नदी घाटी, ये नदी आपको दी थी पूर्वी, जो आपका फ्री स्टेट है, पूर्वी फ्री स्टेट में ये कैलिडोन नदी है जो आपकी ऑरेंज नदी की सहायक नदी है। इस नदी घाटी क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ऑरेंज फ्री स्टेट आजकल कहते हैं इसको। तो पूर्वी जो ऑरेंज फ्री स्टेट है, पूर्वी ऑरेंज फ्री स्टेट में गेहूं कैलिडोन नदी के क्षेत्र में उगाया जाता है। ये कैलिडोन नदी है, इस कैलिडोन नदी के क्षेत्रों में, नदी घाटी क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया जाता है।
यहाँ आगे की तरफ है डेक्कन पर्वत है, तो वहां पर क्या है, भूमि आपकी उबड़ खाबड़ है, मिट्टी की परत कम मोटी है, गहराई कम है, असमतल है, मिट्टी की परत है वो पतली है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पर जो गेहूं के लिए आगे की दृष्टि से बढ़ेंगे तो उसकी उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है। तो पूर्वी ऑरेंज फ्री स्टेट में गेहूं केल्डोन क्षेत्र में, केल्डोन नदी घाटी क्षेत्र में उगाया जाता है, यहाँ पर डेक्कन समभूमि, ये पर्वत है डेक्कनसबर्ग पर्वत, पर्वतीय क्षेत्र आगे की तरफ है, डेक्कनसबर्ग यहाँ पे है, डेक्कनसबर्ग पर्वतीय क्षेत्र है। डेक्कनसबर्ग की ओर भूमि असमतल हो जाती है, आगे की तरफ जाएंगे ना ऐसे तो भूमि क्या है, असमतल हो जाएगी। इस क्षेत्र में क्या है, ऊबड़ खाबड़ भूमि है, डेक्कनसबर्ग में भूमि असमतल है और ये मिट्टी की जो परत है ये परत भी पतली हो जाती है, पतली परत पाई जाती है। ये तो डेक्कनसबर्ग में असमतल भूमि, मिट्टी की परत पतली, मिट्टी की परत है ये पतली हो जाती है, भूमि जो कृषि के लिए अयोग्य हो जाती है। यहाँ खेती योग्य भूमि है वो मुख्य रूप से क्या है, जो पूर्वी फ्री स्टेट है, इसमें जो भूमि जो खेती के लिए है योग्य है वो भूमि घाटियों और पर्वतपदीय मैदानों में उपलब्ध होती है। एक तो नदी घाटियों में है, एक जो पर्वतपदीय, जो डेक्कनसबर्ग के जो पर्वतपदीय क्षेत्र है, पर्वतपदीय जो मैदान है वहां पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ तो क्या है, पूर्वी फ्री स्टेट में एक तो नदी घाटियों में और एक पर्वत पदीय मैदान, डेक्कनसबर्ग के पर्वतपदीय मैदान है और केल्डोन नदी की घाटियां हैं, उनमें ही मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस कारण यहाँ खेती योग्य जो भूमि है वो घाटियों और पर्वतपदीय मैदानों में उपलब्ध होती है। वर्षा यहाँ अपर्याप्त होती है, शीतकाल होता है वो कठोर होता है, पाला पड़ता है और सितंबर के बाद में तापमान फसल के लिए पकने के लिए पर्याप्त रहता है। इस भाग में प्रति एकड़ उत्पादन है ये कम है। जो पूर्वी स्टेट आपका है यहाँ पर क्या है, शीतकाल कठोर होती है, शीतकाल कठोर होता है, पाला पड़ता है, क्षेत्र में पाला पड़ता है, इस कारण क्या है। लेकिन सितंबर के बाद में यहां पर गेहूं पकने के लिए तापमान अनुकूल हो जाता है, अनुकूल। सितंबर के बाद में तापमान गेहूं पकने के लिए पर्याप्त रहता है। इस भाग में प्रति एकड़ उत्पादन होता है वो कम है, प्रति एकड़ उत्पादन, प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है। तीसरा का क्षेत्र है ट्रांसवाल बुशवेल्ड सिंचाई क्षेत्र वाला या घाटी क्षेत्र वाला क्षेत्र। तो दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल क्षेत्र, बुशवेल्ड क्षेत्र जहां सिंचाई वाला क्षेत्र है वहां शीतकालीन फसल होती है जो ग्रीष्मकाल में फसलों के बाद में उगाई जाती है। यहाँ जो ट्रांसवाल वाला क्षेत्र है, बुशवेल्ड वाला क्षेत्र है, यहाँ शीतकाल में गेहूं की पैदा की जाते हैं, गेहूं का उत्पादन होता है। ये गेहूं का उत्पादन है ये ग्रीष्मकालीन फसलों के उत्पादन के बाद में यहाँ पर ये फसल उगाई जाती है, गेहूं की फसल उगाई जाती है। यहाँ मुख्य फसल क्या है, ट्रांसवाल का बुशवेल्ड वाला क्षेत्र, ये ट्रांसवाल का बुशवेल्ड वाला क्षेत्र है। यहाँ तंबाकू की पैदावार है वो अधिक होती है। यहाँ तंबाकू की उपज के कारण से गेहूं के क्षेत्र का विस्तार संभव नहीं है, गेहूं का उत्पादन इस क्षेत्र में कम होता है। यहाँ तंबाकू का उत्पादन होता है,
तो इस क्षेत्र में क्या है, शीतकाल में गेहूं का उत्पादन शुरू हो जाता है, उत्पादन अच्छा होता है, तापमान अनुकूल होता है। ग्रीष्मकाल की फसल जैसे ही काट ली जाती है तो उसके बाद में क्या है, यहाँ गेहूं बो दिया जाता है शीतकाल में। तो शीतकाल में ये शीतकालीन फसल है यहाँ की गेहूं, ग्रीष्मकालीन फसलों के बाद में उगाई जाती है। यहाँ तंबाकू का उत्पादन अधिक होता है। इस क्षेत्र में क्या है, ट्रांसवाल वाले क्षेत्र में तंबाकू का उत्पादन अधिक होने के कारण से गेहूं का विस्तृत क्षेत्र है वो विस्तार कम है। तंबाकू का उत्पादन यहाँ अधिक होने के कारण से गेहूं का क्षेत्र है उसका विस्तार कम ही संभव हुआ है। ज्यादातर क्षेत्र में क्या है, तंबाकू का उत्पादन होता है। दक्षिण अफ्रीका में 2008 में 21 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ। 2008 में 21 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन, 21 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ। इसी प्रकार से इसी में ही धान्य फसलों में, खाद्यान्न फसलों में ही तीसरी फसल है जई या ओट्स। जई केप के गेहूं के अधिक नम भागों में व पूर्वी फ्री स्टेट में जई पैदा की जाती है। एक तो कहाँ की जाती है, केप के जो अधर क्षेत्र है, अधर भाग, एक पूर्वी फ्री स्टेट, दो क्षेत्र हैं ये दही के लिए उत्पादक क्षेत्र हैं। तो केप के गेहूं के अधिक नम, गेहूं के अधिक नम क्षेत्र में, केप के गेहूं के अधिक नम भागों में व पूर्वी फ्री स्टेट में जई की पैदावार की जाती है। अधिकांश जई धान्य उपयोग के लिए काम में लेते हैं, खाने के लिए काम में लेते हैं। अधिकांश जई का उत्पादन है वो धान्य के लिए उपयोग में ली जाती है, किंतु कुछ भागों में घोड़ों को चराने के लिए भी इसे उगाया जाता है। इसका उपयोग खाने के लिए जो नाश्ता बनाया जाता है उसमें पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। ओट्स का प्रयोग है ये मुख्य रूप से नाश्ता बनाने के लिए जो पदार्थ काम में लेते हैं उसमें इसका प्रयोग अधिक होता है। तो मुख्य रूप से जो ओट्स है या जई है ये केप प्रांत की जो गेहूं की अधिक नम वाली भूमि है, अधिक नम भागों में वह पूर्वी फ्री स्टेट में जई की पैदावार अधिक होती है। अधिकांशतः जई धान्य फसल है, खाने के लिए काम में लेते हैं, किंतु कुछ भागों में घोड़ों को चराने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग नाश्ते में खाद्य पदार्थ के रूप में अधिक होता है, अधिक करते हैं। अगली आपकी फसल है सोरघम। ये खाद्यान्न फसलें ये सभी सोरघम इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जब दक्षिण अफ्रीका में गेहूं नहीं आया था तो यहाँ के जो बंटू किसान हैं ये मुख्य रूप से यहाँ पर उनका भोजन था वो सोरघम था। सोरघम इसे कॉर्न, काफिर कॉर्न भी कहते हैं, काफिर कॉर्न, काफिर कॉर्न। सोरघम को काफिर कॉर्न भी कहते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका की मूल फसल है। मक्का के आने से पूर्व, दक्षिण अफ्रीका में मक्का के आने से पूर्व यहाँ के जो मूल निवासी हैं बंटू, यहाँ के जो मूल निवासी हैं बंटू, ये मक्का के आने से पहले इसे मुख्य खाद्यान्न के रूप में काम में लेते थे। तो क्या है कि सोरघम है, इसे काफी कॉर्न भी कहते हैं, काफी कॉर्न भी इसका दूसरा नाम है। यह मुख्य रूप से आपके दक्षिण अफ्रीका की मूल फसल है। मक्का के आने से पूर्व यहाँ के जो मूल निवासी हैं
बंटू सोरगम का उपयोग खाने के लिए करते थे, अधिक उपयोग करते थे, इसी पर आश्रित थे। यहाँ के जो मूल निवासी बंटू है ये सोरगम पर ही आश्रित रहते थे। बंटू क्या है, इस सोरगम से बियर भी बनाते थे। मक्का के उत्पादन के बाद में बंटू लोगों ने इसको उगाना है वो कम कर दिया। जैसे मक्का आ गई, मक्का के उत्पादन के बाद में बंटू लोगों ने इसका उगाना है वो कम कर दिया। यह पश्चिम के अति शुष्क भागों में उगाई जाती है। तो पश्चिम वाला जो शुष्क भाग है, इस भाग में अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में ये सोरगम मुख्य रूप से उगाया जाता है। आजकल ये स्प्रिंग जो यूरोपीय लोग हैं, इन्होंने इसका पुनः उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। आजकल स्प्रिंग बोगफ्लेट आजकल इसका पुनः उपयोग है, पुनः उत्पादन है इसका, वो शुरू कर दिया गया है। तो आजकल जो स्प्रिंग बोगफ्लेट में यूरोप वासियों द्वारा इसका पुनः कृषि प्रारंभ कर दी गई है 1993-94 में। 1993-94 में जो उत्पादन हुआ था वो 5.9, इसका जो उत्पादन हुआ था वो 5.9 लाख टन। 5.9 लाख टन है ये सोरगम का उत्पादन हुआ था। अब पुनः क्या है कि आजकल स्प्रिंग बोगफ्लेट्स में यूरोप वासियों द्वारा इसका पुनः इसको कृषि प्रारंभ कर दी गई है। तो 1993-94 में उत्पादन है ये 5.9 लाख टन इसका सोरगम का उत्पादन हुआ है। उम्मीद है आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है दक्षिण अफ्रीका में धान्य फसलें, खाद्यान्न फसलें हैं। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर ले। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। दक्षिण अफ्रीका में फसलें, मुख्य फसलें, और मुख्य फसलों में आपकी है मक्का है, गेहूं है, जई है और सोरगम, ये खाद्यान्न फसलें हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। आपको मन लगा के पढ़ाई करें। आपने ये वीडियो सुना, समझा, देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।